सो हेलो एवरीवन, कैसी ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरी प्यारी दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जेके बोपी, ठीक है, 2025 क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी सेक्शन को हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। सभी के सभी ना, जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अटेंडेंस अपनी सारे के सारे लगाना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि डेली जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए आज के इस शानदार से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये पेपर कुछ ब्लर टाइप का है, कुछ क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। चलो, जो हमें शो होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा केमिस्ट्री से कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। ओके, शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन की, क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया था यहाँ पे, द फ्लेम ऑफ सीजियम इज इन द कलर डैश, कि जो फ्लेम होता है ना सीजियम का, ये किस कलर में देखने को मिलता है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए वाइट, रेड, वायलेट, येलो, ब्लू। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन जब हम बात करते हैं सीजियम की, है ना, CS की, तो आपको क्या याद रखना है, ये इम्पार्ट्स करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो ब्लू होते हैं, एक चीज़ तो आप ये याद रखोगे, या फिर ब्लू वायोलेट होता है। क्या होता है? ब्लू वायोलेट कलर, ठीक है, ब्लू वायोलेट कलर टू ए फ्लेम। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। दिस अकर, ये अकर क्यों होता है? बिकॉज जो हीट होती है ना फ्लेम की, ये क्या करती है? एक्साइट्स करती है आउटर मोस्ट, याद रख लेना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सीजियम एटम को, ऑफ द सीजियम एटम्स, ठीक है, टू अ हायर एनर्जी लेवल, टू ए हायर एनर्जी लेवल। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएं तो क्या आंसर आएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू, ठीक है। वाइट तो होता नहीं है, क्योंकि दिस कलर इज टिपिकली एसोसिएटेड विद बर्निंग मैग्नीशियम, ये बर्निंग मैग्नीशियम के साथ रहता है, बर्निंग मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बर्निंग मैग्नीशियम, याद रख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। या कुछ सर्टन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे कि लाइक बेरिलियम, ये बात क्लियर हो गई। फिर दूसरा जो दिया है ना, रेड वायोलेट की बात करें ना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ रुबेडियम, ये किसका है? रुबेडियम का है। किसका है? रुबेडियम का। तभी तो ये गलत हो गया। और जो हमारे पास येलो का दिया गया है ना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ सोडियम, ये किसका रहता है? ये सोडियम का रहता है, Na का। होप आपको समझ में आया होगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेटल्स के बारे में लिखवा देता हूँ, अगर नेक्स्ट भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। काफ़ी साथ में रखना, जैसे एल्कलाई मेटल होते हैं, है ना, एल्कलाई मेटल होते हैं ना, कुछ ही लिखूंगा इंपॉर्टेंट वाले जो ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है? जैसे लिथियम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, लिथियम का पूछा भी जाता है, Li से डिनोट किया जाता है। फ्लेम कलर इसका क्या है? फ्लेम कलर इसका रहता है क्रिम्सन, याद रख लेना, क्रिम्सन रेड। क्या? क्रिम्सन रेड। सोडियम का अगर आपसे पूछा जाए ना, सोडियम Na, तो इसका रहता है हमारे पास गोल्डन येलो। क्या? गोल्डन येलो, ठीक है। पोटाशियम का अगर आपसे पूछा जाए ना, पोटाशियम का रहता है K से डिनोट किया जाता है, याद रख लेना, लाइट वायोलेट। और रुबीडियम की अगर हम बात करते हैं ना, रुबेडियम का रहता है RB से डिनोट किया जाता है, रेड वायोलेट। क्या? रेड वायोलेट, ठीक है। और सीजियम की बारे में मैंने आपको बता दिया, CS से डिनोट किया जाता है, ब्लू वायोलेट होता है। क्या होता है? ब्लू वायोलेट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कॉपर का पूछा जाए, जो हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट में आता है, जैसे एलिमेंट की बात करें, कॉपर का पूछा जाए ना, तो कॉपर का ब्लू ग्रीन रहता है। क्या? ब्लू ग्रीन फ्लेम कलर रहता है, फ्लेम कलर, ओके, ये आप नोट कर लेना। अगर बोरॉन का पूछा जाए ना, B से नोट किया जाता है, तो यहाँ पे ब्राइट ग्रीन। क्या? ब्राइट ग्रीन। हो आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, नोट कर लेना। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा जा रहा है, देखो, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन ट्राई हैलाइड्स इज। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। देखो, अपने पास नोटबुक रखा करो और चीज़ों को नोट किया करो। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। याद रखना, बोरॉन अगर हम बात करते हैं ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, बोरॉन ट्राई, ये क्या है? बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है।
ये क्या होता है, लेस देन होता है BCl3 से। BCl3 क्या होता है, बोरान ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ये चीज़ आप नोट करोगे। फिर इसी तरह से BB3 हमारे पास दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास BCl3 लेस देन होता है BBr3 से, तो ये बोरान ट्राइब्रोमाइड है। क्या है, बोरान ट्राइब्रोमाइड, ठीक है। और फिर हमारे पास दिया गया है Bl3, क्या दिया गया है, Bl3, ठीक है। तो BBr3 जो होता है ये भी लेस देन होता है हमारे पास Bl3 से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, बोरान ट्राई आयोडाइड। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पूछा गया है, याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग से। कहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरान ट्राईहैलाइड्स पूछा गया है। डिक्रीजिंग डाउन ग्रुप में एसिडिटी इंक्रीज होती है, याद रखना। बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है BF3 में, किसमें, BF3 में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, किसमें, BF3 में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और डिक्रीज डाउन होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, हेंस BF3 लेस देन BCl3, BBr3 और BL3। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है, विच ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल्स एज वेल एज डिलिग्निफिकेशन ऑफ वुड। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको साथ में चैप्टर के नेम भी बता रहा हूं कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपी पे नोट करते रहो, ठीक है ना बच्चों, ये आपके लिए ही काम आएगा। आपको पता भी चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी हमारा काम है ना आपको पढ़ाना, आपकी सपोर्ट चाहिए। देखो ना, जितने लाइक होंगे ना हमारी वीडियोस, उतने ज़्यादा यूट्यूब आगे एक्सेस देगा, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों की डिमांड थी फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी डिस्कस करो, तो आज आपके सामने हम केमिस्ट्री का पेपर लेके आए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। कोई भी आपको मेहनत से नहीं पढ़ाएगा, सभी कोर्सेज बेचने के चक्कर में रहते हैं। तो आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आप लोग जो ना, आप हमारी मोटिवेशन हो, है ना। तो सभी के सभी मेरे दोस्त क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। और हाँ एक चीज़, नीट के लिए कितने बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना, और ये ज़रूर बताना आप हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। देखते हैं हमें आप कहाँ कहाँ से देखते हैं, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 63 पूछा गया है, विच ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर इज कॉमनली यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल्स एज वेल एज डिलिग्निफिकेशन ऑफ वुड। देखो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है, याद रखना ना। इस क्वेश्चन का आंसर है पैर ऑक्सीमोनोसल्फ्रिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास कैरो एसिड के नाम से भी जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे पास आई थिंक P ब्लॉक से पूछा गया क्वेश्चन है ना, सल्फर कंपाउंड से, सल्फर कंपाउंड से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो यूज़ किया जाता है किसके तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। किसके तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, प्लस ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। मेरे दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसके बारे में, पैर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO5 की अगर हम बात करते हैं, आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, एक ये क्या है, इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करोगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मीन्स इसका ये कि इट कैन गिव ऑक्सीजन इजली, ये क्या देता है, ऑक्सीजन इजली एंड किल, और ये क्या करता है, जर्म्स को मारता है, एंड किल जर्म्स, ठीक है। ब्लीच करता है चीज़ों को, ब्लीच थिंग्स, ठीक है, ये आप नोट करोगे। तो यहाँ पे इसके यूजेस अगर आपसे पूछ लेना, यूजेस डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ये काम करता है, ठीक है। यूज टू क्लीन वाटर, जैसे कि लाइक ना आप कहीं स्विमिंग पूल में गए होंगे तो यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, स्विमिंग पूल्स, ओके। तो किसको किल करता है, याद रखना बैक्टीरिया को, ओके। साथ में अगर हम बात करते हैं वायरसेस को, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों टू रिमूव करने के लिए, किसको रिमूव करने के लिए, कलर को, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और केमिस्ट्री में यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। एग्जांपल अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल टू एसिड, समझ आ गई बात, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज़ होता है और फूड इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है। और ये कैरो एसिड के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, कैरो एसिड के नाम से। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज होता है ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्शन के लिए। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगी। अपडेट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए लास्ट ईयर भी हमने
आपके टेस्ट लिए थे। टेस्ट OMR बेस्ड थे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड पे हमने ये कंडक्ट करवाए थे, जो टेस्ट आपको व्हाट्सएप पे ही मिल रहे थे, ठीक है ना। PDF फॉर्मेट में मिल रहे थे आंसर की के साथ, तो आपको प्रिंट निकालना था और इनको अटेम्प्ट करना था, मान लो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे। तो इसमें हमने लास्ट ईयर आपको कितने टेस्ट प्रोवाइड किए थे? 5, ठीक है ना, 5 टेस्ट दिए थे। तो इस बार भी क्या होगा ना, आपको ये टोटल 8 टेस्ट मिलेंगे। 15 को आपको जो टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए थे वो मिल जाएंगे पूरे 5 के 5, ठीक है। और 18 को आपको 6 नंबर का टेस्ट मिलेगा, 21 अप्रैल को आपको 7th नंबर का और 24 को 8th नंबर का। ये टेस्ट JK BOPI प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस होंगे, प्रैक्टिस OMR फॉर्मेट में होंगे। प्रॉपर एग्जाम टाइमिंग का आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है। ओवरऑल उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी सेक्शन रहेंगी, आपका पेपर रहता है। इसमें फ़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 149 पड़ेगी। मतलब जो आप बाहर जाते हो, मोमोज खाते हो, कुछ भी खाते हो दिन में, मान के चलो इस फी में आपकी ये टेस्ट कवर हो जाएंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये टेस्ट सीरियस चाहिए, अगर उसको ये क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप आज रजिस्ट्रेशन करवा देना 8492886188 इस नंबर पे मैसेज करके, या फिर आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और 15 को आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। आप आराम से घर बैठ के भी इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और यूट्यूब पे जितने भी सेशंस हम लाते हैं ये आप ज़रूर देखा करें। लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने बायो का यहाँ पे डिस्कस किया था, वो आज मैं इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, और साथ साथ आपके लिए टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आपका स्कोर अच्छा बन जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ना क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ परहैलिड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ परहैलिड्स। देखा, आपको करेक्ट ऑर्डर में बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करो। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ परहैलिड्स, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है ब्रोमेट। क्या दिया गया है? ब्रोमेट। ब्रोमेट क्या होता है? हाईएस्ट रिड्यूसिंग इसका पोटेंशियल होता है लगभग 1.74 के आसपास। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर के तौर पर ये जाना जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर के तौर पे। और जो हमारे पास दिया गया है दूसरा, ये हमारे पास क्या है? पेरियोडेट। पेरियोडेट इसका क्या होता है? इंटरमीडिएट रिडक्शन होता है पोटेंशियल। इंटरमीडिएट क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लगभग पता कितना होता है? 1.65 V के बराबर, ठीक है। और जो हमारे पास ये दिया गया है, ये दिया गया है परक्लोरेट। क्या दिया गया है? परक्लोरेट। तो इसका क्या होता है? लोवेस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है, लगभग 1.19 V के बराबर होता है। ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजर माना जाता है, ऑक्सीडाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। आपको पता है ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हर साल बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 64 की जब हम बात करते हैं, तो ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन से आई थिंक पूछा गया, रिडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है इंक्रीज होती रहती है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये परहैलिड्स होता क्या है, ठीक है ना, कई बार वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। ये हमारे पास ऑक्सी एनाइंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सी एनाइंस, ठीक है, हेलोजेंस के। ये आप नोट करेंगे। जहाँ पे क्या होता है? वेयर द हेलोजन इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। ऑक्सीडाइजेशन स्टेट +7 रहता है इसका, एंड बाउंडेड होता है किसके साथ? याद रख लेना, बाउंडेड होता है ऑक्सीजन एटम के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला रहता है वो इस तरह से रहता है, ठीक है। और जो एक्स होता है इसमें एक्स इक्वल टू हेलोजन माना जाता है, जिसमें हमारे पास Cl Br और ये आप देख सकते हैं, और O4 होते हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं इसमें, ठीक है। वो आपको ये समझ में आया होगा। अब 65 की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे F दिया गया ग्रेटर देन CO, फिर ग्रेटर देन Ni, फिर Cu। तो
अगर हम बात करते हैं Fe के बारे में, CO के बारे में और Ni के बारे में, ये फेरोमैग्नेटिक हैं। क्या हैं? फेरोमैग्नेटिक। क्लियर। Cu की बात करें, ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो Fe इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। Fe क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट। ये चीज़ आप याद रखोगे। आयरन की बात करें ना, आयरन की, इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और कोबाल्ट की बात करें ना, कोबाल्ट के हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक। और निकल की बात करें ना, इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हम कॉपर की बात करें ना, इसका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर आपको बताना था, तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन केमिस्ट्री से पूछा गया है, खास करके मैग्नेटिज्म की बात करें। देखो, फेरोमैग्नेटिक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, किसके बारे में? फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, याद रखना, ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, दैट आर, जो क्या होते हैं? स्ट्रांगली, दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई ए मैग्नेट। अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। क्लियर। इसमें क्या होते हैं? रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न ये होता है कि बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन करती है इसमें सेम डायरेक्शन में। क्या? सेम डायरेक्शन में। एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले इसकी, क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ही पूछता है। एग्जाम्पल आयरन, Fe, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है ना, CO, और निकल, निकल, Ni, ये इसकी एग्जाम्पल है। नोट करो जल्दी से, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ना डायामैग्नेटिक के बारे में, डायामैग्नेटिक किसके बारे में? डायामैग्नेटिक के बारे में, डायामैग्नेटिक एलिमेंट के बारे में, तो आपको क्या याद रखना है? ऐसी सब्सटेंसेस दैट आर, जो क्या होती हैं हमारे पास ना वीकली हमारे पास ये रिपेल्ड होती हैं। याद रखना प्यारे दोस्तों, रिपेल्ड बाई ये मैग्नेट, बाई ये मैग्नेट। क्लियर। और इसमें आपको याद रखना है, इनमें क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? याद रखना, एक सेकेंड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। नो मैग्नेटिक, इसमें कोई भी मैग्नेटिक हमारे पास मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, तो क्या बताओगे? कापर, कापर, कापर Cu, जिंक, जिंक Zn, सिल्वर, सिल्वर Ag। तो आपको समझ आया डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? स्लाइटली रिपेल्ड बाई मैग्नेट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Fe ग्रेटर देन CO ग्रेटर देन Ni ग्रेटर देन Cu। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ आयरन। कि इनमें से कौन सा एक अलॉय है आयरन का? ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो दिया गया है विटेलियम, ये तो होता नहीं है। ये एक नॉन फेरस अलॉय है। क्या है? नॉन फेरस अलॉय। ठीक है। प्राइमरी कंपोज्ड होता है ये कोबाल्ट के साथ। किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। ठीक है। फिर दिया गया है ब्रास। ब्रास की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, ये एक कॉमन नॉन फेरस अलॉय है। क्या है? नॉन फेरस अलॉय। ठीक है। ये कंसिस्टिंग करता है कॉपर और कॉपर एंड जिंक को। ये भी नहीं है। सोल्डर की बात करें, डी ऑप्शन, दिस इज़ ए फ्यूजिबल मेटल। ये क्या है? फिजिबल मेटल है, मेटल अलॉय है। ठीक है। जो यूज्ड होता है जॉइंट मेटल वर्क पीस में। ठीक है ना। टिपिकली कंपोज होता है लेड एंड टिन के साथ। लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना इनवर, इनवर को याद रखना। ये हमारे पास ना एक अलॉय है जो प्राइमरी कंपोज्ड होता है आयरन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ये चीज़ याद रखना। लगभग 64% इसमें आयरन देखने को मिलता है और निकल इसमें 36% देखने को मिलता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको कहाँ से पूछा गया है? मेटलर्जी से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो सिंपली मैं अगर आपको अलॉय ऑफ आयरन के बारे में बताऊं तो आपको क्या याद रख लेना है? स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, ठीक है, इनवर, रोट आयरन। ये क्या है? ये हमारे पास ना एग्जाम्पल हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ आयरन अलॉय। ठीक है। होप आपको इस समझ में आया होगा। स्टील फैमिली में हमारे पास मेनली क्या रहते हैं? याद रख लेना, आयरन अलॉयज रहते हैं। ठीक है। होप आपको इस समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेमिंग फॉर। यहाँ पे आपको बताना है
K2 ओके, PDCl4। ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको बताना है सही आंसर क्या आएगा। ये आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा सोचना नहीं है। पोटाशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा नॉट एंड delta T, where delta naught denotes crystal field splitting in octahedral complexes and delta T denotes crystal field splitting tetrahedral complexes। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सिंपल सी बात है हमारे पास, अगर देखा जाए डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो होती है वो ग्रेटर देन होती है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग से। ठीक है, याद रख लेना। जो डेल्टा नॉट है ना, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में होती है। किसमें? ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में। और डेल्टा टी की बात करें ना, तो इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ये टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में होती है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे जैसे एक पूछा गया 70, हीमोग्लोबिन इज ए कम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच मेटल आयन। देखो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया आपको? ये बायोमोलिक्यूल से। कहाँ से? बायोमोलिक्यूल से। ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe2+। हीमोग्लोबिन कंटेन करती है फेरस आयन को। किसको? फेरस आयन को, Fe2+। देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो, एक तरफ कंपाउंड लिखो, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। कंपाउंड लिखो, मेटल आयन लिखो और फंक्शन लिखो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब आपने क्या लिखना है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना, मेटल आयन में क्या रहता है? Fe2+ रहता है, यानी कि ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपके बन सकता है क्लोरोफिल के बारे में। किसके? क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के बारे में याद रखना Mg2+। ठीक है ना? ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम। समझ आ गई बात? ओके। तीसरा आप क्या लिखोगे? विटामिन B12, ये CO3+। इस तरह से मेटल आयन इसका रहेगा, और ये ब्लड फॉर्मेशन में काम करता है। किसमें? ब्लड फॉर्मेशन में। नोट करो जल्दी से। और फिर हमारे पास आपसे पूछा जा सकता है नोट करो, हेमियोसायानिन। इसका मेटल आयन क्या रहता है? Cu2+। तो ये किसको? ये भी हमारे पास ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ें आप नोट कर लेना। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, Fe2+ आएगा। ठीक है, वो आपको समझ में आया हो। फिर आपको 71 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेकर नेथन इफेक्ट। बताएं जरा क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, हाइपर कंजुगेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेकर नेथन इफेक्ट इज अनदर नेम फॉर हाइपर कंजुगेशन। ये फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए? इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? याद रख लेना, साइंटिस्ट का नाम था J.W. बेकर। ओके, एंड W.S. नेथन। ठीक है, कब? 1935 में, ड्यूरिंग देयर स्टडी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर आएगा, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। कहाँ से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो बेकर नेथन इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, बेकर नेथन इफेक्ट की, है ना, आपको याद रखना है, ये स्टेट्स करता है, स्टेट्स दैट स्टेबिलिटी ऑफ, जो स्टेबिलिटी होती है ना, किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस आर सब्स्टिट्यूटेड alkanes is more influenced by hyper conjugation। ठीक है, ये नोट करना। then by inductive प्लस साइन इफेक्ट्स। होप आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। सिंपली आपको क्या याद रखना है? बेकर नेथन इफेक्ट दिखाता है हाइपर कंजुगेशन को, जो प्ले करता है एक मोर इंपॉर्टेंट रोल देन इंडक्टिव इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। 72 में पूछा जा रहा है, द ज्योमेट्री ऑफ कार्ब एनोइन इज डैश। क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, पैरामीडियल।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्योमेट्री जो होती है इसकी, ये हमारे पास पिरामिडल होती है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू होकल रूल, ठीक है, होकल रूल एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट पोसेस, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर याद रख लेना, बी इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा गया है? एरोमेटिक कंपाउंड से, ठीक है ना। तो एरोमेटिसिटी कंडीशन क्या बनती है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बताओ इनमें से कौन सी टाइप नहीं है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। क्लियर। फिर आपसे पूछा गया है द डाईहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज। 4 ऑप्शन दिए गए, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 109.5 डिग्री, 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, याद रख लें। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हर बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिफरेंट क्वांटम नंबर टू रिजाइड इन द सेम ऑर्बिटल। तो ये तो हमारे पास इम्प्लीकेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव आइडेंटिकल 4 क्वांटम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए। इसको दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मैं अलग से सेशन लाऊंगा, तो उसमें भी मेन चीज़ें कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर रहे हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। आपको क्या क्या नोट करना है? आपको याद रखना है पहला कि हमारे पास नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर। पहला तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, नोट कर लो कॉपी पे, इन 1 ऑर्बिटल। कहने का मतलब यह है ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तीसरा ये याद रख लो कि अपोजिट स्पिन्स होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट स्पिन्स। इसका मतलब क्या है? दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। क्या होंगे? अपोजिट स्पिन्स होंगे। और इसमें शेल कैपेसिटी फार्मूला क्या रहता है? शेल कैपेसिटी फार्मूला की बात करें प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है 2n का स्क्वायर। ओके, समझ आया होगा। और क्या याद रखना है? याद रखना है यूनिक क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन के अंदर। यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ, क्या होता है? डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करोगे, क्वांटम नंबर। और ये मदद किस में करता है? नेक्स्ट लिख लेना, हेल्प्स करता है इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। किस कन्फिगरेशन में? एक्सप्लेन करता है हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एटम। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में याद रखना है, लिमिट्स करता है इन ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स एंड गिव्स यूनिक आइडेंटिटी टू ईच इलेक्ट्रॉन। होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को इतना लाइक कर देना, ताकि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं ना, सारे के सारे क्लास को लाइक करेंगे। इससे हमारे पास क्या होगा? हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो हम आपका भला करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है ली चैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? देखो, इस क्वेश्चन की बात जब हम करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। किस पे एप्लाइज होता है? ओनली टू इक्विलिब्रियम सिस्टम में। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। अभी हम बात करते हैं ना किसके बारे में? यहाँ पे बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। आपको ये याद रखना है, ये एप्लीकेबल किसके लिए? पहले तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। एप्लीकेबल होता है टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दिस प्रिंसिपल वर्क ओनली, ये कब काम करता है? सिर्फ और सिर्फ याद रखना,
जब व्हेन ए रिएक्शन, जब क्या होता है, एक रिएक्शन ऑलरेडी किस में होती है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है प्यारे दोस्तों। इफ़ अगर हम क्या कर दें, चेंज कर दें किसको, टेम्परेचर को, ठीक है, प्रेशर को या फिर कंसेंट्रेशन को, द सिस्टम शिफ्ट्स टू अपोज द चेंज, ये किस में चेंज हो जाएगा, अपोज द चेंज में, एंड रिस्टोर करेगा इक्विलिब्रियम को। अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या होता है, इफ़ अगर ज़्यादा मोर रिएक्टेंट एडिड होंगे, है ना, तो रिएक्शन शिफ्ट होगी, याद रखना, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किसकी तरफ, टुवर्ड प्रोडक्ट की तरफ। आपको इतना याद रखना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाइज टू सिस्टम एट इक्विलिब्रियम टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन। क्या करता है ये, प्रिडिक्ट करता है, क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है इफेक्ट ऑफ चेंज को, इफेक्ट ऑफ चेंज को इन कंडीशंस में। ओके, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो कोई भी ये हमारे पास चैटलियर प्रिंसिपल नहीं होगा, समझ आ गया। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ऑसवाल्ड डिल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू, देखो लॉज पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लॉज कोई नहीं आप छोड़ सकते, ठीक है ना, जो भी सिलेबस में दिए गए ना ये सारे पढ़ना। यहाँ पे आंसर आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, ये क्वेश्चन भी बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे पढ़ने में, ऑलरेडी आंखों में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आंसर आएगा इसका, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वैलिड होता है ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है जी, ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये जो है ना, ये डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, विच ओनली पार्शली डिसोसिएट होते हैं आयंस में इन सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा जा रहा है, लेविस कंसेप्ट डज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, देखो ना, अब यहाँ पे लेविस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन गया, लेविस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा। जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ऑप्शन नंबर, और ये बेस होते हैं मतलब एंड बेसिस की, देखो लेविस कंसेप्ट की बात करें ना, ये डिफाइन करता है एसिड्स को एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे, ठीक है ना, और बेसिस को, बेसिस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे, ठीक है ना, पेयर डोनर के तौर पे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बफर सोल्यूशन रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, दिस इज बिकॉज, यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, दीज गिव्स अनआयोनाइज्ड एसिड आर बेस्ड ऑन रिएक्शन विद एसिड आर एल्कलाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। तो ये बफर सोल्यूशन पे क्वेश्चन आपको बना है, तो आपको ये टॉपिक देखने, देखो लाज तो आप जितने भी दिए गए हैं केमिस्ट्री में वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वहाँ पे आपको एक्सेप्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है या एप्लीकेबल टू इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आपको क्वेश्चन एक दिया गया है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ, ये किसके बराबर होती है, तो याद रखना ये बराबर होती है रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया है, हेस लॉ states that a chemical reaction is independent of the route by which chemical reaction take place while keeping the same, यहाँ पे क्या आंसर आएगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे आंसर आएगा इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, ठीक है, ये वाला नहीं होता है, इनिशियल कंडीशन ऑनली नहीं आएगा, फाइनल कंडीशन भी नहीं आएगा, मिड कंडीशन भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। हेस लॉ ऑफ कंस्टेंट हीट समेशन स्टेट्स दैट टोटल इंथैल्पी चेंज जो होता है, इंथैल्पी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पाथ वी आर नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन, बिकॉज इंथैल्पी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपको ये भी पढ़ना है, हेस लॉ भी पढ़ना है, मैंने आपको बोला ना, देखो जितने भी लॉज हैं, लॉज से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे लॉज को कॉपी पे नोट करो और सब पे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर्स आर मोस्टली डैश इन नेचर, सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक ही आएगा इसका आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन ए racemase modification is separated into its constituent enantiomers, the process is known as, इस क्वेश्चन का आंसर है सिंपल, रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए रेजोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए रेसिमाइज मॉडिफिकेशन इनटू इट्स इंडिविजुअल एनांटियोमर्स, ये हमारे पास रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेसिमाइजेशन नहीं होता, ये रिवर्स प्रोसेस होता है, मॉडिफिकेशन जो होता है ये यूली रेफर्स होता है रेसिमाइज मिक्सचर में, ये भी नहीं है, और ये एक केमिकल प्रोसेस है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट ए मेथड फॉर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन नंबर डी ही है, ठीक है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस इज नॉट ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3। ये तो आपको पता है ना, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेज। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है ना। बाकी वाले ऑप्शंस जो है डिफरेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस इज कॉल्ड। बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? आंसर आएगा कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या आंसर आएगा? कार्बोनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म CH Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट, इससे रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हाईली पॉइजनस गैस बनती है जिसे आप कार्बोनाइल क्लोराइड कहते हो, COCl2, जो हमारे पास एक और नाम से जानी जाती है, फॉस्जीन के नाम से जानी जाती है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन प्रोड्यूस कीटोन्स, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आएगा। यहाँ पे कीटोन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं जब सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडर को जाती है ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन में। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थायोनाइल क्लोराइड, थियोनाइल क्लोराइड इसका सही आंसर है। थियोनाइल क्लोराइड ये जो होता है ये एक्ट करता है एक क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे, जो रिप्लेसिस करता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप को। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर आएगा SOCl2। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा जा रहा है ऑन हीटिंग एसिटामाइड इन प्रेजेंस ऑफ PTO5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। इसमें से क्या बनता है? याद रखना, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, एसीटोनिट्राइल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अमोनियम एसिटेट नहीं होगा, दिस इज द साल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनिया। NH3 नहीं होगा क्योंकि अमोनिया इज टिपिकली एक रिएक्टेंट है या बाई प्रोडक्ट है इन अदर एमाइड रिएक्शंस में अमाइड डिग्रेडेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन pKb वैल्यू ऑफ एमाइन्स। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन pKb वैल्यू ऑफ एमाइन्स। सिंपल है, इंक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ इसका सही आंसर है, ठीक है। इंक्रीज इन एस्थेटिक स्ट्रेंथ नहीं आता, ना ही ये वाला है ना ही ये वाला, यहाँ पे आंसर आएगा इंक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा जा रहा है आपसे द फिनोमिना ऑफ म्यूटेरोटेशन इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। सिंपल सी बात है, प्लस यहाँ पे सुक्रोस आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रुक्टोज जो है ये एक मोनोसेक्राइड, याद रखना। फ्रुक्टोज किस में आता है? माइनस फ्रुक्टोज, ये मोनोसेक्राइड है जो कंटेन करता है फ्री हेमिकेटल ग्रुप को, ये तो नहीं होगा। प्लस लैक्टोस ये रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है, ये भी नहीं है। और प्लस मेल्टोस सिमिलर टू लैक्टोस होता है, मेल्टोस एक रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है, ये कंटेन करता है फ्री हेमी एसिटल ग्रुप को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज हार्मोन प्रीकर्सर। देखो मैं आपको बोलूँ, अगर यहाँ पे विटामिन वाले टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो विटामिन डी इसका सही आंसर है। विटामिन डी इज द विटामिन जो सर्व करती है एज हार्मोन प्रीकर्सर के तौर पे, स्पेशली अगर हम फंक्शनिंग एज ए प्रो हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। बायो सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा गया है और केमिस्ट्री सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानी जाती है। विटामिन ए विजन के लिए जानी जाती है, आपको पता ही है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जानी जाती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो अब आपको ये समझ आया होगा। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एसिड रेन आर, आपको पता है सबसे पहली बात, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दूसरा सल्फर ऑक्साइड। कौन सा? सल्फर ऑक्साइड। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? यह हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर्स आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पॉलीमर्स आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया गया सोर्स, नंबर ऑफ मोनोमर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर। यहाँ पे आंसर आएगा, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स यानी नेचुरल है या सिंथेटिक सोर्स है, इस पर भी बेस करते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर लीनियर है या ब्रांच्ड है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एडिशन या कंडेंसेशन आता है, लेकिन ये नॉट बाय नंबर ऑफ मोनोमर्स आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ
पॉलीएथिलीन हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ चेन ब्रांचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होना चाहिए, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया पॉलीमर से, पॉलीमर से। ठीक है, फिर पूछा गया है बायोडिग्रेडेशन विल बी मोर फॉर, किसके लिए मोर होती है? देखो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, यहाँ पे आंसर आएगा लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लेस क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट यानी ईजियर ब्रेक डाउन होगी, लेस क्रिस्टलिनिटी यानी कि मोर एक्सेसिबल टू माइक्रोब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 107 का? 107 की अगर हम बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव व्हेन ए चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी आर पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो है गिब्स एनर्जी, इसको पढ़ लेना। ओके, आगे क्वेश्चन एक पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन सोल्यूशन हैव एन इक्वल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे आंसर होना चाहिए 1mkcl। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है आपसे, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज इज इक्वल टू। सिंपल है, इसका आंसर आएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर जो होता है ये एक्सर्टेड होता है बाय ये मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस के साथ, जो इक्वल होती हैं किसके? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास सही आंसर आएगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। फिर पूछा गया है, व्हाट इज द कंस्टेंट इन आइडियल गैस इक्वेशन नोन एज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो ये आपको कहाँ से पूछा गया है? स्टेट्स ऑफ मैटर से, स्टेट्स ऑफ मैटर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर से, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर आपसे पूछा गया है, when there are no external forces the shape of a liquid drop is determined by surface tension of the liquid। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मिनिमाइज सरफेस एरिया होगा तो हेंस ड्रॉप बिकम स्फेरिकल। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सरफेस केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर पूछा गया, इन विच टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स आर द कैटायन एंड एनायन एब्सेंस इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जब हम बात करते हैं इसका आंसर की, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग हो तो मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। शॉर्ट की डिफेक्ट इसका सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है, मेंशन करना है आपको फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको ना सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, सरफेस केमिस्ट्री से, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड के तौर पे कौन सा काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लेना, गैलेटिन गोल्ड नंबर 0.005, ये इसका सही आंसर आएगा यहाँ पे। ये भी आपको सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, सरफेस केमिस्ट्री से। ठीक है, पढ़े नहीं जा रहे बाकी वाले, कुछ बहुत ज़्यादा ब्लर हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे 118 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या हो? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। ये भी आपको केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर साफ नहीं आ रहे। फिर हमारे पास ना यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर NH3। तो जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, इसकी हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये पेपर था आपके सामने। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपको यूनिट्स चैप्टर का पता भी चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्या पूछा जाता है ना। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करें। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो सेशन लाते रहेंगे, प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे। 15 से आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, 15 को आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हमने लास्ट ईयर करवाए थे वो भी मिल जाएंगे, और फिर आपको जो स्केड्यूल बताया है उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लास्ट 3 टेस्ट भी मिल जाएंगे, और वो बिल्कुल इन पेपर पे डिपेंड होंगे कि किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना, बाकी आपका काम ये है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमें प्यार दे रहे हैं, तो हम आपके प्यार पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वजह से 10-20% भी हेल्प हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।